बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सेशन मैक्स स्कॉलरशिप 2023 के गाइडलाइंस पर है, जिसमें हम एम्बेसी एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले जैका फेमस था, अब मैक्स की स्कॉलरशिप अनाउंस होती है। नो डाउट जैका की थ्रू आती हैं सीट्स, बट मैक्स स्कॉलरशिप ज़्यादा कॉमन है, जिसकी स्कॉलरशिप आपको एम्बेसी के थ्रू भी मिलेंगी और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू भी मिलेंगी। तो हम वन बाय वन इसका ना प्रोसेस आपको मैं गाइड कर देता हूँ। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको उधर की यूनिवर्सिटीज का पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ फ्यू यूनिवर्सिटीज ली हैं। ये पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ जापान एक है, बड़ा ही एक्टिव ग्रुप है जापान में। वहाँ के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बनाया हुआ है। तो उनके उधर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज ले ली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ये मैंने इसलिए नोटेड किए हैं ताकि आप इनको देख के इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी किसी यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे या उसमें अप्लाई करने जाएंगे, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे, उस यूनिवर्सिटी को टाइप करेंगे, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, उसके प्रोग्राम्स में चेक करेंगे, जिस प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ फॉल करता है नहीं करता। तो इसकी बेसिस पे आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये वहां से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज है ना, ऑलमोस्ट वो सारी ऑफर करती हैं मैक्स स्कॉलरशिप। सिमिलरली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी ऑफर करती हैं। तो आपका जो चैलेंजिंग टास्क होता है कि वो आप यूनिवर्सिटीज वो ढूंढना जो किसी को ना पता हो, और सेकेंडली और उनको फाइंड आउट करने के बाद उनमें अप्लाई करने का प्रोसीजर को पता करना। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। मैंने जिस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, किसी और ने अप्लाई किया, लोगों को यूनिवर्सिटीज कुछ फेमस तो नगोया का नो डाउट हर किसी को पता होता है, तो होको का पता होता है, टोक्यो का पता होता है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज का आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से आप अप्लाई नहीं करते और एक जो चांस आपको मिल सकता है वो आपका जाया हो जाता है। तो आपको उस यूनिवर्सिटीज का पता होना चाहिए। वो आपको मैं इंशाल्लाह वन बाय वन एक यूनिवर्सिटी का बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल ये भी यूनिवर्सिटी है, आप कैसे सर्च कर सकते हैं। वन सिंपल वे के क्यूएस रैंकिंग पे जाएं, वहाँ जापान की सारी यूनिवर्सिटीज पढ़ी हैं, उनको लिस्ट डाउन करें, उनमें जा जाके ना ऑफिशियल वेबसाइट उनकी ओपन करें, उनका प्रोग्राम देखें कि आपके साथ सिमिलर प्रोग्राम कोई भी मैच कर रहा है तो इट्स मीन यू कैन अप्लाई। फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपको प्रोफेसर करना है, वो आप मैं नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगा। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैक्स की दो टाइप होती हैं। फर्स्ट वन इज एम्बेसी ट्रैक एंड सेकंड वन इज यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन स्कॉलरशिप। मीन आप एम्बेसी के थ्रू नहीं अप्लाई करते, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। एम्बेसी ट्रैक क्वाइट कॉम्पिटेटिव होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने कोई 15 स्टूडेंट सेलेक्ट करने होते हैं, जिसमें बैचलर्स, पीएचडी या एमएस भी है, और ये 12 तक भी होती है तादाद, कभी कभी 8 भी होती है। तो ये काफी कॉम्पिटेटिव होता है। और आई थिंक अंडर ग्रेजुएट जो है वो सिर्फ ही आपका एम्बेसी ट्रैक में ही अनाउंस होता है। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनको एक तो ये चीज माइंड रखें कि उन्होंने एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करना है। सेकेंडली के जो टेंटेटिव डेट है, मैंने अभी कंफर्म नहीं बताई, जो पिछले साल की डेट है वो ऑलमोस्ट 28 मई तक लास्ट डेट होती है, और ये अनाउंस आपकी ना अप्रैल के अराउंड ये अनाउंस कर देते हैं स्कॉलरशिप। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो इसमें आपकी कंफ्यूजन सबसे पहले खत्म करने के लिए ना एक मार्कशीट फॉर्म होता है। ये मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ना इंशाल्लाह ना वन बाय वन आपको यूट्यूब कह रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ना आपको मैं अंडर ग्रेजुएट लिखकर फिर सारे डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। फिर मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। मार्कशीट फॉर्म में आपने जस्ट अपनी ना परसेंटेजेस लिखनी होती हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो होगा वो डॉक्यूमेंट्स के रेलेवेंट ही होगा कि कैसे डॉक्यूमेंट को फिल करना है। इसमें आपने जस्ट परसेंटेजेस लिखनी होती हैं अपनी इंटरमीडिएट, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो इसमें इंटरमीडिएट, एफएससी और मैट्रिक। फिर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और एकेडमिक डिटेल मार्कशीट की बात की जा रही है, ये आपने देनी होगी। अगर तो आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप वो कंप्लीटेड देंगे, अगर आपने नहीं कंप्लीट की तो आप जो अटेंड कर रहे हैं उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो आप दे सकते हैं। जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिव जिसके ऊपर लिखा हो, या आप बता दो कि आप इसमें ग्रेजुएट हो सकते हो, तो वो आप दे सकते हैं। अब सर्टिफिकेट और इसमें आप थोड़ा सा ना डिफरेंट, एक मार्कशीट का तो आप आई थिंक पता होगा आपको कि जिसमें आपके डिटेल मार्क्स लिखे होते हैं कि आपके फर्स्ट ईयर में ये थे, सेकंड ईयर में आपके ये मार्क्स थे। और जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका एक सनद कह लें उसे, या फिर कह लें कि जिसमें आपकी ऑफिशियल टोटल मार्क्स लिखे होते हैं, और वो आपके बोर्ड की तरफ से जारी करता होती है।
मार्कशीट भी आपकी बोर्ड की तरफ से ही जारी करता होती है, लेकिन उस पे ऑफिशियल स्टैंप लगी होती है, इस वजह से ना आपको वो मिलती है। तो अगर आप अटेंड कर रहे हैं हबीबी हायर सेकेंडरी स्कूल, तो इन और सेकंड ईयर में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, होप सर्टिफिकेट, जिसे होप सर्टिफिकेट के नाम से भी कहा जाता है, कि आप अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो आप फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बेसिस पे अप्लाई करते हैं। बट चांसेस कह लें कि वो 50-50 होते हैं, क्योंकि वो अभी आप ग्रेजुएट हो रहे हो और उसका रिजल्ट आपने जल्द जमा कराना, लेकिन इट्स बेटर टू ट्राई कि आप पहले से ही प्रोसीजर। मुझे अब एम्बेसी में यही फायदा हुआ कि एम्बेसी में जब मैं ट्रैक किया तो मुझे समहाउ प्रोसीजर का पता चल गया कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। सेकेंडली, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, तो आप क्लास टीचर से बना लें, प्रिंसिपल से बना लें, इट्स बेटर कि आप प्रिंसिपल से बनाएं। और पाकिस्तान में ये होता है कि यूजुअली आपको वो कहते हैं कि ड्राफ्ट लिखते हैं, तो आप अच्छा सा एक ड्राफ्ट टाइप कर दें और उन्हें कहें कि मुझे रिकमेंडेशन लेटर प्रपोज करें, वो सर्टन चेंजेस के साथ आपको बना देंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट चाहिए होती है कि आप इसमें पढ़ रहे हैं, इफ एप्लीकेबल, मतलब आप अगर आप उसमें इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं करंटली, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट जमा कराएंगे। होप सर्टिफिकेट मैंने आपको मेंशन किया है फॉर स्टूडेंट जो फाइनल रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगस्त तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो होप सर्टिफिकेट भी जमा कराएंगे। अच्छा, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनके पास ये चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, आप देख सकते हैं। एक तो है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज, और दूसरा है नेचुरल साइंसेज। इनमें देखें, आप टाइप्स देख रहे हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज में आपको लॉ, पॉलिटिक्स, जो सोशियोलॉजी, लिटरेचर, और काफी आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। आप इनमें से सर्टन सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी में, ए बी सी में से एक एक करके पिक करें आपने। आई थिंक 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप चूज करते हैं, उनको लिस्ट डाउन करके बताते हैं कि आपने ये प्रोग्राम करना है। और बाकी प्रीवियस ईयर के जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, तो नो नीड टू वरी। ये है एम्बेसी ऑफ जापान का प्रोसेस। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो डेट अनाउंस करेंगे, इनकी वेबसाइट है, आप लिखेंगे जस्ट एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, और वहाँ एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा कि अभी उसके ऊपर क्लोज लिखा आ रहा होगा अंडर ग्रेजुएट की मैक्स स्कॉलरशिप का। तो जैसे ही अनाउंस करेंगे तो उसे ओपन लिखा आएगा, उसकी डेट अनाउंस होगी, तो उसके डॉक्यूमेंट्स और वो सारा चीजें शो हो रही होंगी। आपने वो डॉक्यूमेंट्स सारे डाउनलोड करने हैं। यूजुअली यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टन चेंजेस माइट भी वो कर सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप वही डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें जो करंट ईयर के अनाउंस हुए, उसको आप फिल करें, और फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज देते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को भेजने के बाद आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है। उस फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद वो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अनाउंस करते हैं कि आप इंटरव्यूज के लिए आए। उनका एक टेस्ट भी होता है, तो इसकी बेसिस पे वो सिलेक्शन होती है इनकी। तो बाकी प्रोसेस इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह जो इंटरेस्टेड होंगे अंडर ग्रेजुएट में, उनके लिए मैं एक अंडर ग्रेजुएट का ही बंदा जो सिलेक्टेड हुआ इस प्रोसेस से एम्बेसी के लिए, वो भी मैं ले आऊंगा जो आपको करें। फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको जरूरत होगी, कैसे उनको फिल करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको वन बाय वन बता देंगे। थैंक यू। अब जो सेकंड पार्ट है एम्बेसी ट्रैक का, जिसमें मैंने अप्लाई किया था, एमएस एंड पीएचडी लेवल। आप मास्टर करना चाह रहे हैं और आप फाइनल ईयर में है बैचलर्स की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स की आपको जरूरत नहीं है। आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपके पास है, वो भी चल जाता है। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यही मोस्टली क्वेश्चन होते हैं। तो आप फाइनल ईयर में हैं, 8th सेमेस्टर में, तो आप अपने 7th सेमेस्टर में भी हैं, तो 7th सेमेस्टर तक रिजल्ट आ जाता है उस टाइम तक, तो आप उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो जमा कराएंगे, वो होप सर्टिफिकेट जमा कराएंगे, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इधर भी वही मार्कशीट फॉर्म चाहिए, बस आपका एक बैचलर्स का इजाफा हो जाएगा, बाकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक वही रहेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपका रिसर्च प्लान होगा। इधर रिसर्च प्लान क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगा। रिसर्च प्लान आपको वैसे बता दूं कि ये स्टडी होती है कि जो आप फ्यूचर में करने जा रहे हैं, उसको आप एक प्रपोजल के तौर पे, ये मीटिंग 5 मिनट में एंड होने वाली है, तो इंशाल्लाह ना फिर दोबारा मैं आपको लिंक भेजूंगा। तो सो फार हम कंटिन्यू रखते हैं। तो रिसर्च प्लान में आप ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, इसमें बताते हैं कि हम क्या स्टडी प्रपोज करने जा रहे हैं, उसको एक समराइज वे में ना आप बता देते हैं उन्हें कि हम ये करने जा रहे हैं। तो ये आपका रिसर्च प्लान होता है। फिर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं।
और ट्रांसक्रिप्ट के साथ अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट बेशक ना भेजें। जिन्होंने कंप्लीट किया उनके पास कंप्लीट है तो वो कंप्लीट भेजें, जिनके पास कंप्लीट नहीं है वो ईयर ऑफ एनरोलमेंट का भेज दें, और वो 7th सेमेस्टर का भी भेज सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, जारी बात आप 7th सेमेस्टर में है या 8th सेमेस्टर में है तो आपके पास डिग्री नहीं होगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो बस सिर्फ आपने चेयरमैन के लिए एक लेटर लिखवाना है जिसके ऊपर आप लिखेंगे कि यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेजुएटेड इन दिस मंथ, और वो आपका एज अ होप सर्टिफिकेट या फिर आपका एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट काउंट होगा, तो वो आपको क्या नाम है इसकी जगह से एग्जाम्प्ट कर देगा आपके सर्टिफिकेट से। तो ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर। इस बार आपको या तो हमारे यहाँ इधर प्रेसिडेंट वाला सिस्टम नहीं होता, जापान में उधर ना वीसी या वाइस चांसलर की जगह प्रेसिडेंट यूज होते हैं वर्ड। या आप डीन से बना लें या अपने एकेडमिक एडवाइजर से बना लें जो आपके फाइनल ईयर है, या चेयरमैन से बना लें तो वो भी वर्केबल है। इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इफ एप्लीकेबल, जारी बात है आप ग्रेजुएट कर लें तभी आप वो एब्स्ट्रैक्ट का दे सकते हैं थीसिस का। रिकमेंडेशन लेटर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर अगर आप जॉब कर रहे हैं। तो इसका प्रोसेस भी यही है कि आप एप्लीकेशन कॉल होगी अप्रैल के अराउंड ऑलमोस्ट हो जाती है, आप रेगुलरली चेक किया करें, लेकिन मैं भी चेक कर रहा हूँ, जब होगी अनाउंस इंशाल्लाह मैं भी इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग होती है। और वन थिंग टू रिमेंबर, एम्बेसी ट्रैक में आपने प्रोफेसर को बिल्कुल भी नहीं कांटेक्ट करना कि मुझे एक्सेप्टेंस दे। ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। चाइना के केस में आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, इन द केस ऑफ जापान आपको एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। एक्सेप्टेंस इन द सेंस कि आप उनसे एक एक्सेप्टेंस लेटर ले लें कि मैंने आप जापान की यूनिवर्सिटी, इसका कोई फायदा नहीं है। आप फर्स्ट स्क्रीनिंग पास करते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटीज को लेटर भेजते हैं कि एक्सेप्टेंस। एम्बेसी ट्रैक में फर्स्ट स्क्रीनिंग पास करने के बाद आप ईमेल करेंगे। इट्स बेटर कि आप पहले करके ईमेल करके कर लें, अगर आपका एम्बेसी ट्रैक का मूड है तो आप पहले करके एक्सेप्टेंस ले लें, बट उसको आप में फर्स्ट स्क्रीनिंग में उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद आप ईमेल लिखेंगे, उनसे एक्सेप्टेंस लेंगे कि मुझे फर्स्ट स्क्रीनिंग पास कर ली एम्बेसी ट्रैक पे तो मुझे प्रोविजनल एक्सेप्टेंस चाहिए, तब मिलेगी। जापान के केस में एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए होता, ये एम्बेसी ट्रैक में चाहिए जब आप फर्स्ट स्क्रीनिंग पास कर लें। तो जब तकरीबन फर्स्ट स्क्रीनिंग पास करें आपके 40-50% चांसेस हो जाते हैं, और फर्दर ऑन आप प्रोविजनल एक्सेप्टेंस लेकर जमा कराते हैं तो प्लेसमेंट रेफरेंस होता है, और सेकंड स्क्रीनिंग होती है यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट की, और फिर आपको इंटरव्यू वगैरह जो सर्टन अदर हैं वो आपके प्रोसेस चल जाते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सेक्शन बी। अच्छा, इसमें आपको कॉल फॉर एप्लीकेशन ये बता रहा था कि अराउंड अप्रैल, ये एम्बेसी की वेबसाइट है, एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, आप टाइप करेंगे तो आ जाएगी। एजुकेशन में जाएंगे तो आपको तीनों शो कर रही होगी, MSPID, और टीचर ट्रेनिंग में एक प्रोग्राम होता है जिसको मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मुझे आइडिया नहीं है, एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो ये तीनों उधर लिखे होते हैं, और ओपन हो जाए तो इट्स मीन वो अप्रैल के अराउंड ओपन करते हैं। कॉल फॉर एप्लीकेशन में जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट शो हो रही होंगी, जो मैंने इधर कॉपी करके आपको प्रेजेंटेशन में दिखा दी है। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको फिल करके भेजने हैं वो साइट पे अटैच होते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको दूं, लेकिन इट्स बेटर कि आप वहां से डाउनलोड करें। ये डॉक्यूमेंट्स को मैं आप एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनको कैसे कैसे फिल करना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, वो आप डाउनलोड करें, उन्हें फिल करें, और फिर आप भेजेंगे। और फर्स्ट स्क्रीनिंग कैसे होगी, जो आप डॉक्यूमेंट्स उन्हें पोस्ट करेंगे तो उसकी बेसिस पे वो फर्स्ट स्क्रीनिंग करते हैं आपकी, और उनमें से कुछ एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उन एप्लीकेंट जो सिलेक्ट हो जाते हैं, ये एम्बेसी ट्रैक की मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक पे नहीं गया सो फार। तो इसमें जब फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्ट हो जाती है तब आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है कि मुझे एम्बेसी ट्रैक में फर्स्ट स्क्रीनिंग में पास कर दिया गया है, जिसका सबूत ये है, मुझे आप प्रोविजनल एक्सेप्टेंस दे दें। और उस प्रोफेसर करेंगे जिसका आपका रिसर्च प्लान जिसके साथ मैच कर रहा हो, या आपका इंटरेस्ट मैच कर रहा हो, आपका क्लोज हो उससे रिसर्च इंटरेस्ट। तो आप उसे ईमेल करेंगे, वो आपको एक्सेप्टेंस दे देगा। वो एक्सेप्टेंस आप सबमिट कराएंगे प्लेसमेंट रेफरेंस के तौर पे, और फिर सेकंड स्क्रीनिंग होगी, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट होगी, और फिर सम इंटरव्यूज होंगे और आपको ना वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये है प्रोसेस एम्बेसी के थ्रू। और मैं ये बार बार आपको इसलिए क्लियर करवा रहा था कि जापान और चाइना का प्रोसेस टोटली डिफरेंट है। अब पाकिस्तानी क्या गलती करते हैं,
they email Japanese professor and they ask them please give us acceptance letter. तो उन्हें भी आइडिया नहीं होता, वो भी acceptance letter दे देते हैं। और अक्सर आप ग्रुप में देख रहे होंगे कि people are posting that we have got the acceptance letter from this university, what should I do? So उस acceptance letter का कोई फायदा नहीं है। वो कैसे फायदा है, हाँ क्या फायदा है, और सर, आप आपने क्या प्रोसेस मतलब क्या इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आइडिया नहीं है मुझे। किसका। एक्सेप्टेंस लेटर जो आप बता रहे हैं। आप ये अभी वो एंड पे इंशाल्लाह ना इसको मैं करूंगा, ये मुझे कंटिन्यू कर दें प्लीज। तो आपको वो नोटिफिकेशन, तो आपने वो एक्सेप्टेंस लेटर का नहीं पूछना है, ये मैं आपको एट द एंड बताऊंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या होता है, ये सारा कुछ, ये क्वेश्चन आंसर सेशन पे ये क्वेश्चन ले जाते हैं, आप मुझे वहां रिमाइंड करिएगा। तो ये मैं आपको ना सर सो फार एम्बेसी ट्रैक का बता रहा था, जिसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। तो यहाँ हम ना एम्बेसी ट्रैक पे क्लियर हो गए हैं कि एम्बेसी ट्रैक सर अंडर ग्रेजुएट लेवल एम्बेसी पे ट्रैक के और लिए मास्टर और पीएचडी लेवल पे कौन सा है। थैंक यू जी। सर एम्बेसी ट्रैक के लिए एमएस और पीआईडी के लिए कोई टेस्ट वगैरह भी होता है? या जी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक टेस्ट होता है, वो सिंपल सा एक इंग्लिश उसमें होती है और सम थोड़े से वो टेस्ट होते हैं, वो आपको एक क्लियर करना पड़ता है, वो इतना मुश्किल नहीं होता बैचलर्स करने के बाद। ओके। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि क्वेश्चन ना कीजिएगा इसके दौरान सेशन के, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन किए हैं, कोई मसला नहीं। बट आप कोशिश करें कि मुझे कंप्लीट करने दें, फिर आपको एट द एंड क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा जिसमें आप थ्रू आउट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अब हमारा हो चुका है मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन एम्बेसी ट्रैक हो चुका है। नेक्स्ट मैं आप कवर करने जा रहा हूँ मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन स्कॉलरशिप। दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एम्बेसी ट्रैक, और ये है सेकंड टाइप हमारी मैक्स स्कॉलरशिप की। और आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप अप्लाई करें यूनिवर्सिटी ट्रैक पे, ज्यादा फोकस करें। एम्बेसी ट्रैक पे भी नो डाउट, एम्बेसी ट्रैक पे भी नो डाउट आप अप्लाई करें, बट आपका मेजर फोकस जो होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे है। क्यों? क्योंकि एम्बेसी ट्रैक में टोटल आपकी सीट्स होंगी 11 या 12, और उसमें एमएससी भी एमएस इंक्लूड होगी, पीएचडी इंक्लूड होगी, बैचलर्स इन्वॉल्व करके ये टोटल नंबर है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक देखें तो हर यूनिवर्सिटी का 2 सीट्स होंगी मैक्स स्कॉलरशिप की, तो आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें और वो 2 सीट्स को आप अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको मेजर आपको रिकमेंड करूंगा कि यूनिवर्सिटी ट्रैक आप अप्लाई करो, ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढें जो बाकियों को पता ही ना हो, ऐसी यूनिवर्सिटी आपने ढूंढनी है। ये की है मैक्स स्कॉलरशिप की, बाकी चीजों के बाद। तो अब मैक्स यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी 2 टाइप्स हैं। ये चीज समझने में मैंने से आपको पहले ही बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। एम्बेसी ट्रैक तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया थ्रू, जो आपको क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएंगे। जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है इसमें भी 2 टाइप हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं लाइक हुकाइदो, योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और आपको प्रोफेसर की रिकमेंडेशन, मैं आप कह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस नहीं कह रहा, यानी प्रोफेसर को आपको ईमेल ही नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्ट उधर बात करते हो कि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट उनका पोर्टल ओपन होता है कि पोर्टल ओपन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और प्रोफेसर को ईमेल लिख दें। उधर लिखा होता है कि आप कुछ यूनिवर्सिटी में, हुकाइदो में लिखा होता है कि आप उन प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लें कि वो भी इन लूप रहें कि आप ये, बट के योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी है, इनमें जरूरत ही नहीं होता कि आप प्रोफेसर को ईमेल तक करें। ये है यूनिवर्सिटी ट्रैक में यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्लाई करने का प्रोसेस, जिसको मैंने 3A इंडिकेट किया। ये आप थोड़ा ज़हन नशीन कर लें, यानी इसमें भी आपको प्रोफेसर को ईमेल करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली टाइप डिटरमिन होती है यूनिवर्सिटी वाइज। सॉरी, अब यूनिवर्सिटीज कुछ हैं जो कहती हैं कि हम पोर्टल में आपकी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और हमारे पास जो भी आपका मटेरियल आएगा हम उसे असेस करेंगे और आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। उसमें इंटरव्यूज भी होते हैं आपके सो फार। लेकिन जो प्रोफेसर के थ्रू है ये समवट डिफरेंट है। अब मैं प्रोफेसर को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक मैं मेंशन कर देता हूँ नगोया सिटी यूनिवर्सिटी, नगोया यूनिवर्सिटी, इस तरह के बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो योहाशी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह की बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपने, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जिनमें आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है। ये नहीं लिखना होता प्रोफेसर को, मैं बताऊंगा ईमेल कैसे लिखते होते हैं बाद में। ये नहीं कहना प्रोफेसर को मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे दो, आपने लिखना है कि मैं मास्टर डिग्री या पीएचडी डिग्री का एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हूँ, मेरे ये क्रेडेंशियल हैं, स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से,
उसके बाद आपने अपनी बैचलर्स की हुई है या मास्टर को उसको बताना है कि आपका सीजीपीए विद दिस है, अगर कोई ऑनर है या फिर गोल्ड मेडल है तो वो इंडिकेट करें, कोर्सेज इंडिकेट करें, आपका रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता है इनके साथ, और आप इनकी लैब में क्यों आना चाहते हो, ये 2 लाइनों में, और एक मतलब कह लें छोटी सी ईमेल, ना ज्यादा छोटी ना ज्यादा बड़ी, एक ईमेल ताकि वो एक बंदा 2 मिनट में 3 मिनट में पढ़ सके। उसके साथ आप करिकुलम वाइटे और जिसे हम सीवी कहते हैं, और उसके साथ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आप अटैच करके भेजेंगे। तो प्रोफेसर आपकी देखेगा सीवी और ये डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, इंटरव्यू आपका लेगा, इंटरव्यू में इंटरव्यू से पहले सॉरी आपसे रिसर्च प्लान मंगवाएगा। वो रिसर्च प्लान आपको उस बनाने के लिए टाइम देगा कि आप बना लो, तो आप कह लो कि मुझे वीक चाहिए, मैं बना के आपको भेज दूंगा। अगर आपके पास है भी सही तो आप कुछ देर 3-4 दिन के बाद आप उन्हें ईमेल करें अपना प्रपोजल, उसको सेट करें। उसको ईमेल करने को प्रोफेसर को आप इंटरव्यू की कॉल आएगी अगर प्रोफेसर को आपका प्रपोजल अच्छा लगता है, तो आप इंटरव्यू की कॉल में जाएंगे, आप अटेंड करेंगे, तो उन्होंने इनवाइट किए होंगे डिफरेंट प्रोफेसर को अपनी लैब से। अब इधर क्या यूनिवर्सिटीज में होता है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में होता है कि हमारे पास डिफरेंट फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टीज के नीचे डिपार्टमेंट होती हैं, लैब होती हैं, लेकिन लैब में स्पेसिफिकली प्रोफेसर एंगेज नहीं होते। बट इन केस ऑफ जापान डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टी के नीचे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के अंदर काफी लैब्स होती हैं। तो हर लैब एक बंदा सिलेक्ट करती है, और वो जितने भी एक एक बंदा सिलेक्ट करती है उनका कंपटीशन होता है आपस में, और वो जितनी भी सीट्स उसको दिए जाती हैं यूनिवर्सिटी को मैक्स की तरफ से, उतने बंदे वो नॉमिनेट कर देते हैं, उनकी मैक्स स्कॉलरशिप लग जाती है। तो इसलिए मैक्स यूनिवर्सिटी ट्रैक इज क्वाइट इजियर देन एम्बेसी ट्रैक, अगर आप सही तरह एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो। तो ये मैंने अभी ब्रीफ सा एक्सप्लेन कर दिया वैसे प्रोफेसर ट्रैक को। सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, आप इंप्रेशन जो छोड़ के जा रहे हो अपने प्रोफेसर के पास, आप उसे ईमेल में सीवी और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट भेज रहे हो, तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करिकुलम वाइटे को इतना अच्छा बनाएं, इतना अच्छा एक्सप्रेस करें, यूरोप पास पे बना लें, ज्यादा बेटर है, या फिर अपना फॉर्मेट है तो उसको बेहतरीन तरीके से बनाएं, अच्छे कोर्सेज लिखें, उसके रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आप चीजें लिखें। रिसर्च प्रपोजल प्लान, जब आपको वो रिप्लाई कर देता है कि प्लीज सेंड मी योर रिसर्च प्रपोजल या प्लान, तो वो फिर मैटर करता है कि आप प्रपोजल अच्छा सा बना के दें, उसकी बेस पे वो आपकी सिलेक्शन करेगा, कहेगा कि हम इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट करें, मुझे आपका रिसर्च प्रपोजल भी अच्छा लगा, आपका अच्छा प्रपोजल है, आप इंटरव्यू में आए। इंटरव्यू में आप फैकल्टी को भी लेके आएगा, वो आप 15 मिनट की आप प्रेजेंटेशन देंगे जो आप रिसर्च प्रपोजल की बेस पे बनाएंगे। उसको देने के बाद आपसे घंटा वो क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपके लैपटॉप की चार्जिंग फुल हो, समथिंग लाइक दिस, आपका सराउंडिंग में कोई ना हो, आप सही जगह बैठे हो, मतलब इंटरव्यू दे सकें और कोई कमरे पे ना हो, इस तरह वाला सीन। और एक्सपीरियंस आपका फील्ड में मैटर करता है, ऑनलाइन कोर्सेज मैटर करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सीजीपीए आल्सो मैटर्स। अगर आपका पास बाकी चीजें नहीं है तो सीजीपीए ही मैटर करता है। पब्लिकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज के साथ मैं पब्लिकेशन लिखना भूल गया तो माजरत, तो ऑनलाइन कोर्सेज एंड पब्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और सीजीपीए बहुत मैटर करता है इस चीज में। आपने क्या चीजें नहीं करनी जो अक्सर कैंडिडेट्स करते हैं, नेवर एवर आस्क अ जापानीज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। यूनिवर्सिटी ट्रैक में कभी भी आपके पास वो लेटर आके आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस उसे कहें कि मैंने आपके पास पढ़ना है, मैंने आपके पास ही पढ़ना है। दूसरी बात, जब भी किसी लैब में आपने ईमेल लिखनी है, हर लैब के डिफरेंट प्रोफेसर होंगे, उसके बाद क्या पता 2 प्रोफेसर हो या 1 प्रोफेसर हो, बाकी एसोसिएट प्रोफेसर हो, तो आपने एटलीस्ट 1 को ईमेल करनी है। ऐसे ना हो आप सारे प्रोफेसर को ईमेल कर दें कि मैंने आपके पास पढ़ना है, तो समझ लें वो लैब तो आपको नहीं लेगी कभी भी, क्योंकि वहां के प्रोफेसर आपस में बातचीत करते हैं। अगर आप एक दूसरे से डिस्कस करने लग जाओगे कि आप सबको ईमेल करने लगे, वो डिस्कस करते हैं और उनको पता लग जाएगा ये तो बंदा अपनी जुबान में फ्राडी है, तो ये तो सबको ही ईमेल करी जा रहा है, इसका सबके साथ ही करने का है, सुपरवाइजर बनाने का दिल है, तो फिर वो फायदा नहीं है। आप एक को करें, 2 हफ्तों के बाद दूसरे को करें, स्केड्यूल में लगा दें, वो ज्यादा बेटर है बार बार ढूंढने से बेटर। 2 हफ्ते बाद उसको चली गया कि फर्स्ट वाला नहीं कर रहे। सेकंड थिंग, रिमाइंडर आपने प्रोफेसर को 1-2 दिन बाद नहीं भेजना। अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है वो ईमेल करते हैं, नेक्स्ट डे रिमाइंडर भेज देते हैं। अल्लाह के बंदे, यहाँ तो उधर हॉलीडे चल रही होगी, हॉलीडेज पे वो आपको रिप्लाई नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, आप ये पता कर लें कि उनके पब्लिक हॉलीडेज कब होते हैं या उनके फंक्शंस वगैरह कब होते हैं, जब वो वैसे भी लीव पे होते हैं।
तो आपने एटलीस्ट वीक इंतजार करना है उनका कि वो वीक हो जाए, तब आपने रिमाइंडर की ईमेल करना है। रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या फायदा होता है, एक प्रोफेसर आपकी अगर एक बार प्रोफाइल पढ़ता है, उसे पसंद नहीं आई, आप हफ्ते बाद रिमाइंडर भेजते हो तो उसे फिर दोबारा वो पढ़ता है, उसने कुछ ना कुछ एक चीज पसंद आ जाती है, तो फिर वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है। तो रिमाइंडर नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट 1 to 2 डेज वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेस्ट है आपकी एप्लीकेशन के लिए। नेवर एवर टेल योर सुपरवाइजर या फिर आप प्रोफेसर को बताएं कि आप पुअर हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इस टैक्टिक से कोई भी आपके एप्लीकेशन चांसेस नहीं बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ये काइंडली ना ट्राई करें। बाकी मैंने आपको प्रोसेस दोनों बता दिए हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में 3A जो यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे एंड दे विल असेस इट, और आफ्टर दैट एप्लीकेशन को फर्स्ट स्क्रीनिंग वगैरह के बाद आपको इंटरव्यूज वगैरह के लिए बुलाएगा। 3B इज क्वाइट ईजियर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सिलेक्ट हुआ, मेरे काफी कुलीग भी सिलेक्ट हुए हैं, जो आप बाद में इंट्रोडक्शन भी कराऊंगा। तो वो 3B में ये है, आप प्रोफेसर को ईमेल लिखते हो, प्रोफेसर आपके लैब में लेता है, लैब वाले फिर साथ मिल के बैठते हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाले साथ मिल बैठते हैं, जो अपनी 2 सीट्स पे एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं, उसको उसकी स्कॉलरशिप मैक्स लग जाती है थ्रू यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन स्कॉलरशिप। सो इंशाल्लाह अब आप 1 by 1 जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप 1 by 1 करते रहें। आप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना हैंड रेज कर लें, उससे बेटर ये होगा कि कोई मसला नहीं होगा, कोई बंदा रह ना जाए। तो आप 1 by 1 हैंड रेज कर लें। थैंक यू। अच्छा आलिम प्लीज आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट दोनों बेस पे अप्लाई कर सकता है, यूनिवर्सिटी भी और एम्बेसी भी? आंसर इज यस, यू कैन अप्लाई टू बोथ एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो एम्बेसी ट्रैक यूजुअली ऑफर होता है अप्रैल के अराउंड, आपको बताया मैंने, और इसकी डेडलाइन मई के एंड में आ जाती है। और यूनिवर्सिटी ट्रैक नवंबर में जाके स्टार्ट होता है, और जाके फेब में जाके तकरीबन यूनिवर्सिटीज का, हर यूनिवर्सिटीज की अपनी डेडलाइन होती है। तो वेरी गुड क्वेश्चन, और दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट समी प्लीज अनम्यूट कर लें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मैं फाइनल ईयर में हूँ 8th सेमेस्टर में, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? ये मैं प्रेजेंटेशन में भी कवर किया, बट स्टिल यू कैन अप्लाई on the basis अभी of देखता हूँ जहाँ 7th semester. You can apply on the you can apply on the basis of 7th semester result. आप एकेडमिक ट्रांसमिट 7th semester की जमा कराएं। आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में भी ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन नहीं हुआ। ओसाका की आई थिंक जून जुलाई में कोई है, बाकी सारे नवंबर में शुरू हो रहे हैं। तो अभी आप एम्बेसी ट्रैक पे फोकस करें, सो यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ 7th semester के रिजल्ट पे। चलें सलाउद्दीन। जी मैंने ना यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में पूछना था कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में कितने मैक्सिमम कितने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिमिट है इनका? The answer is unlimited. You can apply to all universities. और सेकेंडली आई विल रिकमेंड यू कि आप उन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें जहाँ की एप्लीकेशन फी ना हो, आप उनमें अप्लाई करें। और आपको डॉक्यूमेंट्स ही भेजने पड़ेंगे, जिसकी आई थिंक DHL की फीस है 5000 के अराउंड। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भेजें। आप इसलिए मैंने आपको कहा था कि एम्बेसी ट्रैक में आप नो डाउट अप्लाई करें, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक तो आइडिया की वजह से फायदा हो जाएगा, सेकंडली आपके पास अनलिमिटेड चांस होंगे कि आप कहीं भी अप्लाई करें। सो आप सब में बेशक अप्लाई कर दें, उसमें यह है कि आपका थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, बट चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएगा। बट ये है कि प्रपोजल आपका अच्छा हो, आपको प्रपोजल बार बार मल्टीपल प्रपोजल बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि हर प्रोफेसर का एक ही जैसा इंटरेस्ट नहीं होगा, हर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, तो आपको एक डिफरेंट डिसाइड प्लान बनाना पड़ेगा। बट आई वुड रिकमेंड कि आप 5 to 7 यूनिवर्सिटी या 5 तक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 5-6 यूनिवर्सिटीज इनफ। आप अच्छी आई वुड रिकमेंड कि आप 2 सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज रखें, बाकी 3 से 4 जो हैं वो नॉर्मल रैंकिंग की रखें। कि जापान में जाना इंपॉर्टेंट है, ये मैटर नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी में सिखाते वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। अच्छा चले बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। अच्छा सर एक और सवाल है,
ये पूछना था ना, एक चीज आप बता रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी की सिर्फ सलाउद्दीन आप एक क्वेश्चन कर लें, फिर जिस आप दोबारा आ जाएगा, 1 मिनट तला ठीक का। है हाँ वो ताकि ना सबको एक ठीक है ठीक है ठीक जी, है ठीक है ठीक नो प्रॉब्लम। तला प्लीज। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ट्रैक में जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो ऑनलाइन कहीं सबमिट करने हैं या हार्ड फॉर्म में भेजने पड़ेंगे? दूसरा ये है कि जस्ट मिनट, वो जो अटेस्टेशन ऑफ डिग्रीज हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा था ना तला पहले? हाँ ये चले मैं आपके ना दोनों ही कर देता हूँ सलाउद्दीन, सॉरी। अच्छा तो तलहा आप ना फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि आप एम्बेसी ट्रैक का पूछ रहे थे कि उसमें हाँ डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट करने पड़ेंगे, आपने ऑनलाइन अपलोड नहीं करने, आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोस्ट करने पड़ेंगे। और सेकंडली जो आपके ये एम्बेसी के उन्होंने एड्रेस दिया होता है आपको डायरेक्टली पोस्ट करेंगे होता है। सेकंडली आपका जो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन की बात करें आप डिग्रीज लेवल पे जो भी हैं, वो आप यूनिवर्सिटी से नोटराइज कराने की जरूरत नहीं है जो चाइना में है। आपको किसी भी प्रोफेसर से ना या चेयरमैन बेटर है, चेयरमैन से ना आप उसकी स्टैंप लगवा लें, वो साइन करवा लें। दिस इज और उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहा जाता है आफ्टर अटेस्टेशन। थैंक यू, आई होप आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट अली हसन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है उसके लिए हम मेल्स वगैरह कब स्टार्ट करेंगे? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। नवंबर में ये स्टार्ट होता है तो आप अगस्त सितंबर से शुरू कर दें, सितंबर ज्यादा बेटर है ऑप्शन। बट आप अभी से सर्च करने लग जाएं, एक क्या उसको कहते हैं क्या कहते हैं, एक्सेल फाइल पे ना आप एक वो बना लें, डाटाबेस बना लें कि आप इन प्रोफेसर को ईमेल करने जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर को ईमेल करने जा रहे हैं और आपका रिसर्च प्लान क्या होगा, ये अभी से आप सोचने लग जाएं तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। मैंने ये बनाया था एक डाटाबेस के, मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज को कर लिया था नॉमिनेट और उसमें लिख दिया था कि इन प्रोफेसर्स को ईमेल करूंगा, तो मुझे बहुत आसानी हुई थी, बार बार यूनिवर्सिटीज को मुझे सर्च करना नहीं पड़ा था। तो आप एक्सेल फाइल पे उनके यूआरएल भी कॉपी कर लें तो आप डायरेक्ट उधर चले जाते हैं, तो वो बड़ा हेल्पफुल होता है। जी मोहम्मद फसे आमिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि अगर यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर दे और आपके पास एडमिशन लेटर आ जाए तो मैक्स के कितने चांसेस होते हैं? यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर दे ये और आपके पास जी यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ट्रैक में यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देना, लेटर नहीं देती वो, यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड कर देना। रिकमेंड इस तरह होता है कि मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर को आप ईमेल लिखने के बाद वो प्रपोजल इंटरव्यू लेने के बाद आपको बताएगा ठीक है लैब में मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया। लैब के बाद जब यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है वो सिर्फ 2 बंदों को या जितनी उसके पास सीट्स होती हैं उन्हीं को नॉमिनेट करती है कि आपको हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, तो समझ लें आपके 99% सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है। नहीं सर, असल में मुझे एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी ने भेज दिया है घर। एडमिशन लेटर भेज दिया? यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, यूनिवर्सिटी नेम बताएं। जी यूनिवर्सिटी के नेम से एडमिशन लेटर भेज दिया। और अब कितने चांस है मैथ्स का जो फाइनल वो रिजल्ट आएगा जून में? आपको ईमेल क्या आई है कि उन्होंने कहा है कि आपको हम आपके डॉक्यूमेंट हम नेक्स्ट भेज रहे हैं? जी वो सारे मैंने भेज दिए, उन्होंने पहले भेजे थे फिर मैंने उनको सेंड किए तो उन्होंने कहा था कि बस अब हम आपको आगे भेज देंगे। बस सही है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूबा है। ये TS ये स्कूबा है? TSU। जी जी TSU। आपके ना माशाल्लाह आपके 99% चांसेस हो चुके हैं, जून में आपको एंड पे इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू। आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से पहले, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलें थैंक यू। जवाद जलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मुझे एक क्वेश्चन ये था कि आप जो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर अप्लाई करा जाए तो प्रोफेसर को कैसे हम अप्रोच करेंगे कि कौन सा प्रोफेसर और कौन सी लैब में है? एक चीज़ सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि सर ये मुझे बताएं कि सारे इस काम में टोटल एक्सपेंस कितना आएगा? बहुत अच्छा सवाल है इनका। अब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में ना प्रोफेसर वगैरह की इतनी डिटेल्स नहीं होती हैं, लेकिन वो डिफरेंट सेक्शंस में होती हैं। लेकिन आप जापान की यूनिवर्सिटीज को चेक करें तो आप वो जिस भी फैकल्टी में जाएंगे
जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनकी फैकल्टी लिस्ट लिखी होती है साइड पे। आप फैकल्टी लिस्ट पे जाएंगे तो सारे प्रोफेसर आ जाएंगे, उस प्रोफेसर की प्रोफाइल पड़ी होगी, उस प्रोफेसर की प्रोफाइल को आप रीड करेंगे, ईमेल लिखी होगी, तो उस ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे और बेस्ड अपॉन रिसर्च इंटरेस्ट आप अपना रिसर्च प्लान फॉर्मुलेट करेंगे, या आपका कोई रिसर्च इंटरेस्ट ऑलरेडी है तो उसके रेलेवेंट आप बंदा ढूंढेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सवाल का जवाब एड्रेस कर दिया। जी जी। अच्छा, और एक चीज ये है कि मतलब प्रपोजल उनको हार्ड कॉपी में भेजेंगे हम? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने सॉफ्ट फॉर्म में ही ईमेल के थ्रू ही करना, हार्ड तभी भेजना है जब वो यूनिवर्सिटी वाले आपके डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। तो जी, हर लैब में 2 स्कॉलरशिप्स होंगी मैक्सेट की? हर लैब के नहीं, हर यूनिवर्सिटी में 2 या 3 सीट्स होंगी, डिपेंड्स अपॉन अच्छा। यूनिवर्सिटी। तो नॉर्मली वैसे ना 2-3 ही होती हैं, कुछ में ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। तो लैब में हर लैब एक ही सेलेक्ट करती है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता लैब का, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है। जैसे ये फसी आमिर का केस सिनेरियो है, उन्होंने तो अच्छा सर, यूनिवर्सिटी नॉमिनेट ऐसा तो करती है। सिलसिला नहीं होता जैसे हम अपने सिलेक्टेड डिपार्टमेंट में हम सिलेक्ट करें और अगर वो कहीं और भेज दें दूसरे डिपार्टमेंट में? ऐसे नहीं होता। अच्छा, मतलब सिलेक्टेड डिपार्टमेंट में जहाँ जाएंगे वहीं वो करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सलाउद्दीन भाई आप पहले आ जाएं, क्योंकि आपका तो सेकंड क्वेश्चन रहता है और मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। सलाउद्दीन भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी यही सवाल पूछना था ना कि एक यूनिवर्सिटी की ना कितनी सीटें होती हैं मैक्स पे। हाँ तो खैर अभी ये आपने जवाब दे डिपेंड, दिया है। हाँ बस वो पीछे ना लिखा होता है उनकी ना वेबसाइट पे, आप उधर मैक्स स्कॉलरशिप टाइप करेंगे ना तो किसी की 2 होती है, किसी 3। आपने ये नहीं परवाह करनी, आपने जस्ट अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी, बस ये आपका टारगेट होना है। अच्छा अच्छा, एक और, ये जो एम्बेसी ट्रैक में रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान लिखते हैं, वहां पे आप कह रहे थे कि मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज में मेरे ख्याल में अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैंने हाँ गलत ना सुना हो। बिल्कुल सही कहा तो आपने। क्या हर एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उसके मेजर के हिसाब से स्टडी प्लान अलग बनाना है, या एक ही डॉक्यूमेंट्स होंगे एम्बेसी एक के ही लिए, यानी एक कि ही एक ही सेट होगा? एक ही बनाएंगे, एक लेकिन ही आप सेट होगा। उन यूनिवर्सिटीज का नेम लिखेंगे जिसमें आपका प्रोफेसर के साथ इंटरेस्ट मैच कर रहा होगा, और ये आपकी फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद होता है। तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आप इन यूनिवर्सिटीज में करेंगे। ये एम्बेसी ट्रैक की मैं बात कर रहा हूँ, और अब 3 जी जी, में लिस्ट डाउन कर सकते हो जी। ठीक ठीक ठीक, चलें, जी बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। जी बलोच मतीन। बलोच साहब, अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टाइप कर दें तो मैं वहां से एडजस्ट कर लेता हूँ। इफरा सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने ऑलरेडी मेस्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मैं अगेन उन्हीं प्रोफेसर के साथ अपना अटैचमेंट में रहूं या चेंज कर लूं अपने प्रोफेसर को? आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था? कंजावा यूनिवर्सिटी में। कनाजावा यूनिवर्सिटी में, सही हो गया। तो आपने लैब ने एक्सेप्ट कर लिया था, मेन यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट नहीं किया आपको? जी, जी यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट नहीं किया। हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप उस लैब में भी दोबारा अप्लाई करें, उसी में लैब में अप्लाई करें, क्योंकि एक तो आपकी मोटिवेशन क्लियर है, और सेकेंडली ड्यू टू सम ठीक है। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन थी किन लोगों की जिनकी वजह से आपका नहीं हुआ, लेकिन इस ईयर जी आपका इजीली हो सकता है, क्योंकि उनको प्रोफेसर को पता है कि आप आना चाह रही हैं, और सेकेंडली आपको उसको जी। प्रोसेस का पता है यूनिवर्सिटीज का। तो आप बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें, अ- और उस यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करें, और उसी लैब में अप्लाई करें, इट्स बेटर, अगर आपके साथ इंटरेस्ट रिसर्च इंटरेस्ट अच्छा, मैच एक करे। एक मेरा इररेलेवेंट क्वेश्चन है मेस के विदाउट। एक उन्होंने मुझे सेंड किया है, DC1 स्कॉलरशिप नेम है उसका, तो काइंडली अगर आपको उसका कोई इंफॉर्मेशन है तो वो मेरे साथ शेयर कर दें। अब ना ये मुझे बाद में रिमाइंड कराइएगा, या फिर मुझे पर्सनल बेशक मैसेज करने, कोई मसला नहीं। मैं इसको आप मैक्स चलिए स्कॉलर से या जिनसे पता करना, मैं आपको पता करा के बता दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैक्स जो है वो थैंक यू। टोटली कवर करती है वैसे ज्यादातर ना, बाकी स्कॉलरशिप टोटली कवर नहीं करती, इसलिए मैं इसका भी सर्च करके आपको बता दूंगा। तो इट्स गुड कि आपके प्रोफेसर ठीक है, आपको थैंक ये भी बता रहे हैं कि ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लाजमी अप्लाई करें दोबारा। थैंक यू जी समी। थैंक यू। नो प्रॉब्लम समी। जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड हो सकता है क्योंकि मैं ज़रा सेशन लेट कोई मसला नहीं, आप ज्वाइन बोले किया। बोले बोले। सर मैंने पूछना था कि मैक्स स्कॉलरशिप में CGPA वगैरह मैटर करता है, एकेडमिक रिकॉर्ड जो होता है, हाँ जी या बिल्कुल। सारा रिसर्च प्रपोजल पे होता है? नहीं ये देखे ना, इसमें ना डिफरेंट चीजें आपकी मैटर करती हैं।
जिसमें आपका करिकुलम वाइटे मैटर करता है, वो फर्स्ट इंप्रेशन है, फिर आपका रिसर्च प्लान मैटर करता है, और सीजीपीए भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लैब सेलेक्ट भी कर देती है तो यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करने जाएगी तो वो आपका सीजीपीए और बाकी चीजें देखेगी। तो सीजीपीए डू मैटर, बट आपकी पब्लिकेशंस वगैरह है तो फिर वो कवर अप हो जाती है चीजें, तो आप कब पब्लिकेशंस वगैरह इंप्रूव करते हैं। और सर 2022 के एंड में जो इंटेक आ रहा है, विंटर इंटेक, तो सर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या 2023 के लिए करेंगे हम? अब 2023 का इंटेक आएगा, मतलब एक साल पहले आता है, ये पूरा एक साल लग जाता है। मतलब नवंबर में अनाउंस होंगे यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो वो फेब तक एंड होंगे और अक्टूबर में जाके वो बुला लेंगे आपको, तो एक साल लग जाता है। तो मतलब सर अब कभी नवंबर में स्टार्ट हो गई है ये यूनिवर्सिटी ट्रैक जी। यूनिवर्सिटी ट्रैक कमिंग नवंबर में स्टार्ट हाँ, हो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जून जुलाई में भी करती हैं, तो उनको भी देखने की जरूरत है, उनको भी एक साथ आउट करने की जरूरत है। ठीक है। तो सर ऐसे पता कैसे चलेगा जो यूनिवर्सिटी जून जुलाई में कर रही है? हाँ, ये मैं आपको इंशाल्लाह ना ग्रुप में बताऊंगा। बेटर ये है कि आप उन्हें ईमेल करके ना पूछ लें टेंटेटिव डेट। तो ये मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करूंगा, एक एक्सेल पे शीट बना दूंगा जिसमें, ताकि ऑनलाइन ही आप अपलोड करते रहें, और आप लोगों के दरमियान डिवाइड कर दूंगा कि आप यूनिवर्सिटीज को ईमेल लिखें, उसके बाद उधर लिख मेंशन कर दें कि ये उनकी टेंटेटिव डेट है, तो इसलिए सबको पता लग जाएगा इसकी ये टेंटेटिव डेट है। इजी वे। अच्छा सर, एक रेलिवेंट सवाल है, अगर आप बुरा नहीं माने तो। मैं ये जल्दी जानना करें। चाह रहा था, जी जी। अब 2 मिनट का, ये मास्टर्स के बाद वहाँ पे जो एम्प्लॉयर सेक्टर है वो फिर फाउंडर्स को हायर करता है, यस ऐसी यस है? जी। मेरे हम अपने वापिस आ जाते हैं पाकिस्तान से। नहीं नहीं, मेरे सीनियर भी काम कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, तो आप अप्लाई करते हो। वैसे भी आजकल आप न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जापान को लेबर की जरूरत है, तो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां मिलती है, उधर सैलरीज भी अच्छी होती हैं, तो आपको ये भी खुश होती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ्रा सईद प्लीज। सर मैंने ये कहना था कि काइंडली आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो बता दें। हाँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर। चलें ठीक है। अब इफ्रा सईद आप होगी, तो समी प्लीज। सॉरी सर, मेरा वो हैंड रेज हो गया था। कोई मसला नहीं। अच्छा, ये सेशन ना 3 मिनट तक कवर होने वाला है, तो मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, जिनके क्वेश्चन हो तो वो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये ना कीजिएगा कि मैंने काट दिया सेशन। सर काइंडली वो ग्रुप का बता दें कैसे ऐड होना है, क्योंकि पिछली दफा भी सेशन एंड हुआ तो बड़ी मुश्किल से लिंक मिला है। अच्छा, आप उस ग्रुप में ही नहीं है। मैं अभी ये इसी के मैं अंदर नहीं ना, इसी के अंदर मैं भेज देता हूँ, एक मिनट ताकि आप इसी यहाँ से तरह से कॉपी। भेज दें। मैं चैट जी में। जी। अच्छा सर, आई थिंक मैकहेड इसको वो भी देता है, स्टेफन भी देता है। जी जी बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। या तो वो ग्रुप लिंक भेज दें या मैं वही भेज ये। दूंगा। जी ये मैंने भेज दिया जी। इफ्रा सईद आपका अभी भी हैंड रेज है। सर वो हो नहीं रहा रिमूव हैंड। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। सलाउद्दीन जी जी सर, जी बस आपको। यही था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर इसमें लाइक रिसर्च एक्सचेंज हो सकता है, अगर कोई बंदा कहीं पे पीएचडी कर रहा है और वो सिर्फ रिसर्च के लिए जाए, इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी है? यार, इसका आइडिया नहीं है मुझे, सॉरी। चले चले, मैं बस वो ग्रुप में आपने ऐड कर लिया, इंशाल्लाह फिर वहां बात होगी। हाँ, सगीर अहमद, अब हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गया जी। मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहता हूँ उधर ही लिंक भेजता हूँ, दोबारा आप ज्वाइन कर लें। सगीर अहमद प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बस ये मैं जी मुनीब ताहिर। मुनीब ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि इस स्कॉलरशिप में एज लिमिट कितनी तक होती है? एज लिमिट जी सर। आपकी कितनी है?
मेरी 24 है और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमसेट्स में बीएस कर रहा हूँ आर्किटेक्चर में। यार ये देखना पड़ेगा, तो आपको ना मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हो, बैचलर्स में, एमबीसी ट्रैक? नहीं सर, बेसिकली ना मैं ये कह रहा था कि बैचलर्स मेरा यहाँ पर भी हो जाए और मास्टर्स के लिए मैं चाह रहा था। तो मास्टर तक आपकी हो जाएगी 28, 5 साल का है तो जी सर। 29। हाँ, तो 29 तो आप एलिजिबल ही होंगे। एलिजिबल होंगे सर। यानी कि अगर एमएस और पीएचडी करने के लिए यानी कि मैक्सिमम कितनी एज लिमिट होती है? नहीं होती यार, वो तो कुछ लोग, कुछ यूनिवर्सिटीज 28, 30, 35 इस तरह रखती है, लेकिन मैक्सिमम की 35 ही होती है। सो नो नीड टू वरी। अच्छा, मेरी ना असल में स्टडी भी थोड़ा गैप भी आ गया था, स्टक हो गई थी, यानी कि देन मैंने स्टार्ट किया। यानी कि अब यानी कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। कोई मसला नहीं। सही रहमत प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। सगीर अहमद। जी सर। जी आपका जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। आपका सर मेरा सवाल ये था कि मैंने बैचलर अभी की है ना, तो जो मास्टर के लिए अप्लाई करना होता है उसमें रिसर्च प्रपोजल का सवाल था कि मतलब जरूरी है या नहीं है सिर्फ पीएचडी वालों के लिए, क्योंकि हमने तो कुछ भी रिसर्च में कंट्रीब्यूशन नहीं की। आपने बेशक नहीं की, लेकिन अब आपका कोई रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए मास्टर के लिए, क्योंकि मास्टर में आप जाके रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप कोई रिसर्च प्रपोजल बना लें। वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होता है 2 to 3 पेज, वो आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे स्कॉलरशिप नेटवर्क के ग्रुप में भी और डिफरेंट, तो आप उसको देखें। उसमें जस्ट आप नहीं सर, मगर वो तो सेकंड फेज वाला होगा, अगर हम करेंगे सुपरवाइजर बेस वाला होगा। ये एम्बेसी वाले में रिसर्च प्रपोजल होता है या नहीं होता? जी चाहिए होता है, जरूरत होता है। आप एमएस के लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं ना, तो होता है। तो हमें तो स्पेसिफिक टॉपिक तो पता नहीं है कि कौन से टॉपिक के लिए हमें करना है, तो एमबीसी में हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। नहीं, ये मुझे अभी तक कंफ्यूजन है। आपको ना साथ में रिसर्च प्लान भी भेजना पड़ता है, जो प्रपोजल कहलाते हैं, वो भी आपको भेजना पड़ता है। तो उसको भेजने के लिए आपको कोई ना कोई फोकस होना चाहिए। आप देखें तो सही, आपके स्टडी से रेलेवेंट क्या क्या प्रपोजल है, उसकी बेस पे आप एक प्रपोजल ड्राफ्ट करें और डिफरेंट प्रोफेसर को ढूंढें। एम्बेसी ट्रैक में तो आप पहले अप्लाई करें, फिर बाद में आप देखिएगा कि पहले प्रपोजल उस तरह बनाएं कि जो मैक्सिमम प्रोफेसर के साथ मैच करे उसका रिजल्ट। जी सर। जी। जवाद जलील। सर आपने जो एम्बेसी ट्रैक का जो बताया था, तो मतलब इसमें हम एक ही दफा अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में हम बार बार हर प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं? हर इसके सेशन थोड़ा में सा वो कर दीजिए। हर सेशन में आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। मतलब इस बार आप एक बार करोगे, कल अगली बार साल में दोबारा अप्लाई कर देना। लेकिन उम्मीद करो आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में दोबारा हो जाओ, मसला ही ना पड़े इंशाल्लाह। अच्छा, और सर दूसरी चीज, ये पहले भी मैंने आपसे पूछा है, शायद आप भूल गए होंगे सर, एक्सपेंस का मैं पूछ रहा हूँ, टोटल एक्सपेंस कितना लग जाएगा? अच्छा, सपोज तो हो जाता है। जापान में ना एप्लीकेशन फीस कुछ यूनिवर्सिटीज की होती है, तो ज्यादातर की नहीं होती, तो आपको वहां तो एक्सपेंस कोई नहीं लगता। बाकी इट्स बेटर कि आप लोग आइल्स वगैरह दें, उससे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी और स्ट्रेंथन हो जाती है। तो आइल्स दें तो उस पर आपका 50,000 तकरीबन लग जाएगा, 45 के अराउंड। तो बाकी इसकी कोई सच एक्सपेंसेस नहीं होते। एक ही होता है वो डीएचएल, मैंने आपको कहा डॉक्यूमेंट पोस्ट कराने होते हैं बाहर, तो उस पे आपका 5,000 पर यूनिवर्सिटी लग जाएगा। बाकी सब यहाँ से एयरलाइन और सारी चीजें A to Z, ये मतलब सारी मैक्स कवर करते हैं, ये सारी मैक्स कवर करता है। जी जी। मुनीब ताहिर, आपका अभी भी हैंड रेज है। शरियार बरोही भाई जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। आपने आई थिंक टाइप भी किया था चैट में। डिस्कस पीएचडी अप्लाई प्रोसेस एंड जो मास्टर लेवल का प्रोसेस है वही पीएचडी के लिए प्रोसेस है। मीन आपको प्रोफेसर के थ्रू आपको अप्लाई करना, तो प्रोफेसर को आप ईमेल करना पड़ेगा, बाद में रिसर्च प्रपोजल वगैरह देना पड़ेगा। तो जो आपका मास्टर लेवल है वही आपका पीएचडी लेवल प्रोसेस है। तो रिकॉर्डिंग अगर मिल जाएगी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया तो नो प्रॉब्लम, आपको रिकॉर्डिंग आप पीछे देख लीजिएगा। तो मास्टर और पीएचडी का सेम प्रोसेस। जी, जवाद जलील या मुनीब ताहिर, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो वरना वाइंड अप कर लेते हैं। सना सलीम, आपका भी हैंड टेस्ट था, तो अगर आपको क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा।
उस टाइम अजान हो रही थी। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सो सॉरी, मैंने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आप रिव्यू कर दें काइंडली कि मतलब स्टार्ट से करना क्या है प्रोसीजर में। पीएचडी करना चाह रही हूँ इकोनॉमिक्स में, तो जीआरई भी है मेरे पास, तो जीआरई की है कोई वैल्यू इस स्कॉलरशिप में या कुछ भी इस तरह का? जीआरई आपका ना एप्लीकेशन को स्ट्रेंथन कर देती है, जस्ट लाइक मैंने आपको कहा कि आइल्स भी हो आपका तो साथ जीआरई भी है, तो वो बेहतर हो जाता है, आपके पास कोई ना कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आ जाता है। बट इनकी ना कोई कंडीशन नहीं होती कि हमें ये भी दो ये भी दो। तो जीआरई आप एक प्लस पॉइंट ईमेल में लिख सकते हैं कि आपने जीआरई टेस्ट दिया था, वो एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है और उसमें आपने इतना स्कोर किया, बट वो आपके चांसेस कह लें कुछ परसेंट इंक्रीज कर देगा, बट इतना नहीं बढ़ा देगा। बाकी इसमें आपके पब्लिकेशन वगैरह और डिफरेंट चीजें भी मैटर करती हैं अलॉट। जीआरई आपको नो डाउट बेनिफिट करेगा। और आपको कुछ था इसमें पीएचडी आप इकोनॉमिक्स में करने जा रही हैं, सही? जी जी बिल्कुल सही हो गया। तो आप मुझे बेशक पर्सनल मैसेज कर दें या फिर ईमेल कर दें, तो आप कोई भी आपको मुश्किल हो तो आप हैंड कर दें। आप लोग कोई भी आप कोई इट्स बेटर कि आप ग्रुप में कोई मैसेज करें। वो ग्रुप का ये मुझे इशू होता है कि वो सारे फिर ना एक क्वेश्चन करने लग जाता है, दूसरे क्वेश्चन लगते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पहले एड्रेस हो चुके होते हैं। इट्स बेटर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बंदा हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, कोई भी। मुनीब ताहिर जी, थैंक यू जी। मुनीब ताहिर जी सर, ये मेरे से पहले हैंड रेज हुआ था पहला वाला, तो अच्छा वही था ये। सर मेरा जी 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 मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं आपको अपने लिंक्स शेयर करती हूँ, काइंडली मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले दें फिर। जो मेरे प्रोफेसर ने स्कॉलरशिप सेंड की है, मुझे उसका हाउ नाउ नहीं है कोई भी। हाँ बस सही, आप मुझे लिंक भेज दें, कोई मसला नहीं। चले ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम जी। जवाब सर मुझे ये पूछना था, अभी करंटली आपने पीएचडी वहीं जापान से ही कर ली है क्या? नहीं मैंने नहीं की, मैं मास्टर करने जा रहा हूँ। अच्छा, करने जा रहे हैं आप? तो ये मतलब इसी ईयर के एंड तक जाएंगे आप? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, ग्रेड हो गया ये तो। सही। ये क्वेश्चन था? नहीं बस सर ऐसे ही पूछ लिया अच्छा जनरल नॉलेज ओके अच्छा और कोई है तो वरना वाइंड अप कर लें। किसी क्वेश्चन है तो बता दें, मैं वाइंड अप करने वाला हूँ सेशन। और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों के क्वेरीज को मैंने एड्रेस किया होगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, वो वो डॉक्यूमेंट्स का आप बोल रहे थे मुझे कि मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ आपके साथ, तो काइंडली वो मुझे शेयर कर दीजिएगा। हाँ वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैं शेयर करूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। लास्ट बात है बस, एक लास्ट जी एक्सेप्टेंस लेटर का जो आपने बताया था, वो हमें खुद प्रोफेसर से पूछना पड़ेगा अगर देना हो ना? वैसे लेना नहीं चाहते, प्रोफेसर खुद देगा या हमें बोलना है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर दे दें? एक्सेप्टेंस लेटर जापान के केस में होता ही नहीं है। वो लेटर लेके आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। चाहे आप अपने कमरे में लगा दें या कहीं भी पोस्टर लगवा दें या अपनी प्रोफाइल पे लगा दें, उसको कोई फायदा नहीं है। आपको प्रोफेसर ने ईमेल कर दी कि यस आई लाइक योर प्रोफाइल, आप मुझे प्रपोजल बनाओ, इट्स मीन कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है। वो ईमेल के थ्रू ही आपकी एक्सेप्टेंस है। आपको एक सेपरेट डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है जो स्टेट करे कि फलां प्रोफेसर ने और फलां यूनिवर्सिटी आपको वो एक्सेप्ट करके ले रहे हैं, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। ये मैं आपको इंडिकेट करना चाह रहा था। तो वो आप मतलब बंदा एक ऐसी कंफ्यूजन में शिकार हो जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि बिल्कुल आपने एक्सेप्टेंस का नाम तक नहीं लेना। आपने बस कहना है मैं आपकी लैब में स्टडी करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपकी क्या अंडर पढ़ने में और सुपरविजन में पढ़ने में। जी सही हो गया। तो सर आप मेल चैट में डाल देंगे जो मेल करनी है, आपने बताया था। हाँ नहीं, मैं आपको ईमेल ये तो नहीं कहूंगा कि ये स्पेसिफिक ईमेल है आप उसी तरह करें, मैं बल्कि आपको मैं आपको उसको कंटेंट बता दूंगा कि आपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करना है, किस तरह फिर नेक्स्ट जिक्र करना है, फिर क्या जिक्र करना है। ठीक है, सही हो गया। ओके सर, थैंक यू। कैन यू शेयर ईमेल टेम्पलेट? सर मेरा भी एक सवाल है। जी जुनैर भाई जी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन तो इस बार चांसेस ज्यादा स्ट्रांग हैं या पिछली बार की तरह के 7-8 लोग ही होंगे बस? इसलिए मैंने इन लोगों को भी यही गाइड किया है कि ना एम्बेसी ट्रैक में आपके
तकरीबन 8 to 10 या 12 तक ले लेते हैं, डिपेंड अपॉन कंडीशन के उनकी कितनी इस बार उनके पास कितना कोटा है उन्होंने डिफाइन किया है। तो वो इतना मतलब चांसेस नहीं होते, उधर कॉम्पिटिटिव ज्यादा है, तो इट्स बेटर कि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जाएं और 5 to 6 या 6 to 7 टारगेट करें, जिसमें 2 हाईएस्ट रैंकिंग की भी शक रख लें, बाकी सारी मीडियम रैंकिंग की रखें, तो आपका इंशाल्लाह ही हो जाएगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को सर्च आउट करें जिसका नाम ही ना सुना हो किसने, ओकिनावा, कोनिजावा, इस तरह की बहुत सी आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, तो उनमें आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूनिवर्सिटी बेकार है, वो यूनिवर्सिटी भी अच्छी होती है जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। अच्छा सर, ये तो बताएं वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी आम हो गई है, वरना जापानीज ही है ज़्यादा तकरीबन। यार वो जैसे हम उर्दू में ना कॉन्फिडेंट फील करते हैं एक दूसरे से बात करने हैं, तो उनका भी हाँ ये सीन है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोगों को आती होती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ना इंग्लिश लेवल पे है तो मतलब आपको कोई इशू नहीं होगा, बट जो लो क्लास होती है ना उनके साथ कम्युनिकेट करने मुश्किल होगी, बट जब हम जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं, तो आपको वो भी इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। वो तो बात सही है, लेकिन सर डॉक्यूमेंट को कैसे हम पढ़ेंगे? मतलब डॉक्यूमेंट तो सारे उनके जापानीज में होंगे। नहीं, आपकी स्टडी इंग्लिश में होगी यार, आपकी स्टडी इंग्लिश में होगी, आपका कोर्स भी इंग्लिश में होगा। ये नहीं कह रहा मैं कि आपको टीचिंग इंग्लिश में जापानीज में दी जाएगी, आपकी टीचिंग इंग्लिश में होगी जी। क्योंकि ज्यादातर वहाँ पे जापानीज लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं ना, तो इसी वजह से उनके एजुकेशन भी जापानीज हो। मैं भी ये सोच रहा था। नहीं, आपको जितने मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा उसमें जापानीज साथ नो डाउट लिखी होगी, लेकिन उसके साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऊपर लिखी होगी जी। अच्छा जी मुनीब ताहिर, आपका तो वैसे ही याद कर रहे हैं। इफ्रा सईद जी, जी इफ्रा, चलें ठीक है। अगर किसी और को क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, किसी का भी क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं एडजस्ट अभी भी कर लूंगा, मेरे पास अभी भी टाइम है, 15 से 20 मिनट है मेरे पास जी। तो मैं वाइंड अप कर लूं फिर? जी कर लें सर। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। आई होप कि आप लोगों की मैं इंक्वायरीज को सही तरह अटेस्ट किया होगा। अब जैसे मैं ये बात कहता हूँ सगीर अहमद का या किसी का हैंड प्रेस है चले ठीक है, थैंक यू सो मच, इट्स सो नाइस। साना साहब आपका बहुत बड़ा किरदार है इसमें, कुछ सेशन करने में, वरना तो इतना कम टाइम निकालता है, ऐसी बात नहीं। नहीं यार, आप लोगों की असल ना बात ये है कि आप लोग इंटरेस्ट लें और सही तरह अप्लाई करें। बहुत एक मतलब एक ही चीज को आपने टारगेट नहीं रखना कि मैक्स में मैंने सिर्फ अप्लाई करना है, बाकी चीजों में भी अप्लाई करें, बट मैक्स बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है और आपको बहुत आपका फ्यूचर एक ब्राइट या एक चांस होता है ना जिंदगी में, एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। तो समझ लीजिए यही आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपने सही तरह बस मेहनत लगा के इसको काम करना है और कोशिश करें, साथ चीजें नोट डाउन करते हैं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, और ये चीज रिकॉर्डिंग वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मे वी हैव योर नंबर? मेरा नंबर ग्रुप में है जो सही, आप ग्रुप में नहीं हो? ग्रुप में अभी ज्वाइन किया, देख रहा हूँ मैं वैसे ना सबको मैं चैट में मैसेज कर रहा हूँ, ये मैंने चैट में सबको वैसे मैंने नंबर भेज दिया, इनकेस अगर किसी को चाहिए हो तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपकी क्वेरी लाजमी एड्रेस करूंगा, ये नहीं कि मैं उसी टाइम माइट भी ना कर सकूं, लेकिन आपकी क्वेरी लाजमी करूंगा एड्रेस। तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया, इसी तरह बस कांटेक्ट में रहें, 1 by 1 इंशाल्लाह एक ही आप लोगों के ना जो मसले होंगे वो डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सर आप क्या टोक्यो जा रहे हैं मास्टर्स के लिए? हाँ इंशाल्लाह यार, आप दुआ करो, बस दुआ करो, चलें हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।